गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 3, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो 6 शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि लद्दाख के अंदर काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको लेके, तो पूरा मामला क्या है वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के उत्तराखंड की सरकार ने थोड़े समय पहले अनाउंसमेंट किया था कि वो अपने स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाली है, तो उसके लिए कुछ कमिटीज वगैरह बनाई गई थी, तो वहां पे हम थोड़ा बात कर सकते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 3 से इसको हम लोग कवर करने वाले हैं क्योंकि सरकार ने अभी फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडी दी जाने वाली थी उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। फिर जो है मस्टर्ड की जो भैया नई जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को अभी लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, उसको जो है थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले भी कर चुके हैं, तो जीएस पेपर 3 से और 1 से ज्योग्राफी वाले पोर्शन से भी इसको आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स है, तो इसको हम लोग थोड़ा कवर करने वाले हैं। ये आज का बेसिकली एक्सप्लेन सेक्शन है, तो थोड़ा इसको देख लेंगे हल्का फुल्का। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व ये आज का एडिटोरियल है, तो इसको हम लोग जीएस पेपर 3 से कवर करेंगे। ये मैं थोड़ा बाद में ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं, आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा अभी थोड़ा जल्दी जल्दी में शायद ही हो गया है, तो एडिटोरियल हम लोग वहां से कवर करने वाले हैं। और एक दो एमसीक्यूज हम लोग ने इंक्लूड किया है, वो यूपीएससी का ये एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास होते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट बिना लाइक करे वीडियो के आगे नहीं जाएगा, और अपने अटेंडेंस दे दिया करो यार नीचे कमेंट सेक्शन में। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते जो है, जो भी आपको लिखना है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी प्रेजेंस को बताएं, ठीक है। चलिए एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए, प्रोटेस्ट इन लेह कारगिल फॉर स्टेटहुड एज लद्दाख कंप्लीट्स 3 इयर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो 2019 के अंदर जो है आर्टिकल 370 को जब हटाया गया था J&K से, तो उसमें J&K को सेपरेट और लेह को जो है वो सेपरेट यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। उस समय इनके साथ ये वादा किया गया था कि आने वाले टाइम में जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होगी, बेटर होगी, तो हम उनको स्टेटहुड वापस दे सकते हैं। उस समय की बात है जब लेह के लोगों ने उस डिसीजन का बहुत अच्छे से स्वागत किया था कि जब 370 को हटाया गया था। उसका रीजन ये था कि उससे पहले लेह लद्दाख के लोग इस बात को कंप्लेंट करते थे कि जो भी फाइनेंशियल मतलब जो चीजें होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ध्यान दिया जाता है, वो कश्मीर के ऊपर और जम्मू के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और लेह लद्दाख को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसलिए उन्होंने 370 का स्वागत किया था, ये सोच के कि 370 जब आएगा तो वहां पे डेवलपमेंट होगा, वहां के अच्छी चीजें होंगी। बट ऐसा हो नहीं पाया, 3 साल हो गए हैं। जो थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन था लेह और लद्दाख के लोगों का, क्योंकि वो तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस तो थी ना, एमपी भी चुना जाता था, एमएलए भी चुने जाते थे थोड़े बहुत, तो वो भी उनसे चला गया क्योंकि अभी तो वो यूनियन टेरिटरी के अंदर में आ गया है। तो क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो गई है, तो लेह लद्दाख के लोग अपने आप को अभी और ज्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि या तो उनको स्टेटहुड दे दिया जाए या फिर उसको 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। 6 शेड्यूल, ध्यान देना है, 6 शेड्यूल 5th नहीं है। तो ये 2 डिमांड है उनकी, और क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बढ़े, क्योंकि अभी लेह लद्दाख के लिए जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से लिए जा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो तो यूनियन टेरिटरी है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। तो ये है पूरे का पूरा मामला। थोड़ा आपको बताता चलता हूँ कि 6 शेड्यूल क्या होता है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो 6 शेड्यूल में जो है स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है कुछ ट्राइबल एरियाज को। कौन कौन से? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ 4 इंक्लूड हैं, ओनली 4 स्टेट्स। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं है भाई, यहाँ पे मणिपुर भी नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर दोनों ही, वहां पे 95% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड नहीं किया गया है। तो एक्चुअली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार का कहना है कि हम आपको 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशली इन 4 स्टेट को ही मान्यता दी गई है। तो भैया मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को भी नहीं यहाँ पे मिला है, तो आपको कैसे मिल सकता है? नागालैंड भी नहीं है, जहां पे ज्यादातर जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। तो ये 6 शेड्यूल के अंदर आएंगे, इसके चांसेस तो बहुत कम है। और क्या इनको स्टेटहुड मिलेगा, इसके लिए सरकार अभी यहाँ से बातचीत करने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं मिल रहा है, ये उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी,
तो आने वाले समय में ये प्रोटेस्ट और बढ़ेंगे, वहां पे टेंशन डेवलप होगी। सरकार इस चीज को कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि 370 को जब हटाया गया था तो एक प्रोजेक्ट किया गया था कि अभी वहां पे सारी चीजें बढ़िया हो गई हैं, लोग खुश हैं, पैसा मिल रहा है, खुशहाली आ गई है, अच्छे दिन आ गए हैं। बट इस तरह के प्रोटेस्ट अगर आएंगे तो सरकार का जो बेसिकली जो क्लेम करती है ये सारा उसके अगेंस्ट में चला जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार उनके साथ कोई बातचीत यहाँ पे करने वाली है। जो हमारा 6 शेड्यूल होता है दोस्तों, 6 शेड्यूल में जो है ऑटोनॉमी दी जाती है, यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को ऑटोनॉमी दी जाती है अपने डिसीजन खुद लेने के लिए। और ये हर जगह पे नहीं होता है, कुछ कुछ खास डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होता है। उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हम लोग एक स्पेशल बॉडी बनाते हैं जिसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, मतलब अपने खुद के डिसीजन को खुद ले सकते हैं। इनके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं, हालांकि यहाँ पे एक दो एक्सेप्शंस हैं, बट यस मोस्ट ऑफ द जो एडीसी होती है उनके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं। और जैसे वहां पे कोई कानून बनाना होता है, कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाने होते हैं, विलेज काउंसिल्स होती हैं एग्रीकल्चर को लेके, वाटर को लेके, फॉरेस्ट को लेके, लैंड को लेके, हेल्थ सैनिटेशन एंड ऑल दैट, ये सारे डिसीजन एडीसी बनाता है। और जहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है वहां पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी कानून मान्य नहीं होता है, मतलब उनकी अथॉरिटी वहां पे ऐसा होती नहीं है, तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। यही डिमांड अभी जो है लेह लद्दाख भी कर रहा है और कारगिल भी कर रहा है। तो ये है पूरे का पूरा यहाँ पे मामला। थोड़ा सा बस आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। और हमारा जो आर्टिकल 244(2) है और आर्टिकल जो 275A है, इसके तहत जो है स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से न्यूज आती है। जब हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे डीपीएसपी के अंदर मेंशन किया गया है आर्टिकल 44 के अंदर, शायद यहाँ पे कहीं दिया भी था, हाँ, तो आर्टिकल 44 के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई है, ये हमारा डीपीएसपी है। इसके अंदर बात ये कही गई है कि स्टेट को ये कोशिश करनी चाहिए कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ऐसा आर्टिकल 44 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये स्टेट का मतलब क्या है? क्या इस स्टेट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या इस स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी होती है? इसके बारे में अभी तक किसी को कोई भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये जब केस जाएगा तो शायद वो चीज, हालांकि स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल वाले के कोड के केस में वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी है। तो बात यह है कि जो उत्तराखंड ने जब डिसाइड किया था कि हम लोग अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, तो उसके लिए उन्होंने जो है कमेटी बनाई थी और वो कमेटी को हेड कर रहे हैं जज रंजना प्रकाश देसाई। तो अभी वहां पे बहुत सारे लोगों से वो बात कर रहे हैं और कई लाख हैंड रिटन लेटर्स मिले हैं कमीशन को, अलग अलग रिकमेंडेशंस वहां पे दी गई हैं। एक जो बहुत बढ़िया जो रिकमेंडेशन वहां पे है वो है रिवर्स इनहेरिटेंस की, और एक है सेम एज फॉर गर्ल एंड बॉयज, जो मैरिजेबल एज होती है 21 साल, जो प्रपोजल भी आया हुआ है। और पोलीगैमी और पोलियंड्री को लेके, पोलीगमी और पोलियंड्री की का मतलब होता है कि जब एक महिला एक से ज्यादा हस्बैंड रख सकती है, या फिर एक मर्द जो है, एक मैन जो है वो एक से ज्यादा वाइफ को रख सकता है, तो उसे पोलियंड्री कहते हैं। और पोलीगमी मतलब एक से ज्यादा वाइफ, और पोलियंड्री मतलब एक से ज्यादा हस्बैंड। पोलीगमी और पोलियंड्री जो है बहुत सारी उत्तराखंड या हिमाचल में जो ट्राइबल्स हैं उनके अंदर बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, कई सारी कम्युनिटीज के अंदर। तो इन सभी को जो है वो खत्म करना है, और यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। एक है रिवर्स इनहेरिटेंस। रिवर्स इनहेरिटेंस काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कॉन्सेप्ट। मतलब ये समझ लो कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उनको एजुकेशन में खर्चा देते हैं, हर चीज खर्चा करते हैं बच्चे के ऊपर, और बच्चे का अधिकार होता है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में। होता है कि नहीं होता है? बच्चों को ही प्रॉपर्टी मिलती है। बट क्या बच्चों की प्रॉपर्टी में भी हस्बैंड पेरेंट्स का हाथ होना चाहिए? क्या बच्चों की प्रॉपर्टी में भी पेरेंट्स का उनका अधिकार होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में जब इस तरह के सर्वे वगैरह किए गए तो वहां पे बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि यस, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में क्या रहता है, उत्तराखंड में मतलब स्पेशल उत्तराखंड की बात कर रहे हैं क्योंकि हालांकि पूरे देश की बात है ये, कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन लिया, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, और अपनी वो शहरों में जॉब करते हैं, सिटीज में जॉब करते हैं, और उनके पेरेंट्स जो है पीछे से अकेले रह गए हैं। राइट? तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका भी अधिकार होना चाहिए बच्चों की प्रॉपर्टीज में, क्योंकि वो बच्चों का टेक केयर नहीं करते हैं, वो तो शहरों में चले जाते हैं, गांव में बेचारे पेरेंट्स पड़े रहते हैं अकेले। तो इसे कहते हैं रिवर्स इनहेरिटेंस। तो ये सारी की सारी चीजें के प्रपोजल इस तरह के बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे लोगों ने लेटर लिखे हैं कमीशन को। तो ये क्या वो होगा, नहीं होगा,
ये जो है यहाँ पे देखने वाली बात है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या रहता है, आपके जो पर्सनल लॉज होते हैं, चाहे वो मैरिज को लेके हो, इनहेरिटेंस को लेके हो, अडॉप्शन को लेके हो, डिवोर्स को लेके हो, ये सारी चीजें जो है यूनिफॉर्म होती हैं, सभी के लिए बराबर होती हैं। अभी इंडिया में ऐसा नहीं है, अभी इंडिया में जो है अलग अलग हमारे यहाँ पे कानून है, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट है, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट है, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट है, उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से हैं, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ अलग से हैं, अभी अलग अलग चीजें काम करती हैं। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो सभी के लिए एक ही तरह का कानून हो जाएगा, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस वगैरह वो सब चीजों को लेके। ये है बेसिकली पूरी की पूरी फिलॉसफी। और कई सारे केस ऐसे रहे हैं जो यूसीसी से रिलेटेड रहे हैं, जैसे शाहबानो केस, डेनियल लतीफ केस, जॉन वलमतल केस, कई सारी कमेटी भी बनाई गई है, बीएन राव कमेटी बनाई गई है, एमएस जॉर्डन कमेटी बनाई गई है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, कई बार वो आपसे पूछ लेता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वर मेड विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, राइट। तो उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डीलिंग विद द सिविल कोड इन इंडिया। सिविल कोड मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, सिविल कोड, जो कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस की बात करता है। देखते हो हमारे पास आता है शेड्यूल 7 आता है। उसके अलावा जो मुस्लिम लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1937, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1957 और हिंदू कोड बिल है। ये सारे के सारे जो है सिविल कोड के बारे में बात करते हैं। आपने मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए डाला हुआ है, आप इसको अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा इस मामले में। इस कोड टॉपिक को हम लोग आगे डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे अगर इसके अंदर फ्यूचर में कोई अपडेट यहाँ पे होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेंटर डबल्स फर्टिलाइजर सब्सिडी एज प्राइसेस सी अ सर्ज। सर्ज का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, मैनीफोल्ड। तो क्योंकि फर्टिलाइजर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, और उससे पहले पेंडेमिक चल रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा जो रॉ मटेरियल है फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए वो यूक्रेन से आता है, रशिया से आता है। इवन रेडीमेड फर्टिलाइजर भी बहुत सारा जो है हम लोग यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट किया करते थे। तो जब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो इंडिया में डेफिनेटली फर्टिलाइजर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हम लोगों ने इस साल भी देखा था, पिछले साल भी देखा था कि भैया कितनी सारी लाइनें लगी हुई हैं, फार्मर्स को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग खुद फार्मर्स हैं, मेरे फादर, मैं भी फार्मर ही हूं, तो हम लोगों को भी फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया था। जो 2,000 रुपए का फर्टिलाइजर का मिलता था पहले सैग, वो अभी वो जो है 4-4, 5-5 हजार रुपए का ब्लैक मार्केट में मिल रहा था। तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो फाइनली सरकार ने क्या कहा है कि भाई जो राबी सीजन अभी शुरू हुआ है, तो वीट वगैरह जो लगाई गई है, राबी सीजन वगैरह और भी सारी चीजें, तो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए उन्होंने जो सब्सिडी दी जाती थी फर्टिलाइजर के ऊपर, उसको डबल कर दिया है। ये है पूरे का पूरा दोस्तों यहाँ पे मामला। मतलब हर पूरा 100% वो नहीं है, बट यस काफी ज्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे कर दिया है। पहले इट वाज अराउंड 1,38,000 करोड़, अभी नाउ इट इज अराउंड 2.25 लाख करोड़। तो काफी ज्यादा ऑफ कोर्स हो गया। पिछले साल जो है सब्सिडी वो 1.65 लाख के आसपास थी। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम लोग फर्टिलाइजर की बात करें तो हमारे यहाँ पे कई तरह के फर्टिलाइजर हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अलग से रहता है, डैप हमारे पास अलग से होता है, मोप हमारे पास अलग से रहता है, राइट। तो एसएसपी हमारे पास अलग से रहता है। तो अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, जिसमें से जो यूरिया फर्टिलाइजर होता है, यूरिया यानी कि जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होता है, इसके प्राइस को सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और फिक्स करती है, उसका एक प्रॉपर एमआरपी होता है। लेकिन जो डैप होता है और जो मोप होता है, मतलब जो हमारा अमोनियट ऑफ फॉस्फेट होता है और जो डैप होता है डाई अमोनियम फास्फोरस, ये फॉस्फेट, इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, ये प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से प्राइस को डिसाइड करती है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजर वगैरह के बारे में। बाकी तो आगे कुछ आएगा तो देखेंगे। एक और छोटा सा आर्टिकल है, वो है आरबीआई के बारे में। आपको पता ही है कि आरबीआई की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। लीगल रूप से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की, और उसके लिए आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। लेकिन जब आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो सरकार आरबीआई से जवाब मांगती है, क्योंकि आरबीआई अकाउंटेबल होती है उस चीज के लिए। तो थोड़े समय पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से ये जवाब मांगा था कि बताइए आप इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो उसका बेसिकली आंसर यहाँ पे दिया गया है, और उस आंसर में ये कहा गया आरबीआई ने, देखिए आरबीआई के पास ना दो चीजें थी। आरबीआई के पास दो चीजें थी, या तो भाई वो प्राइस कंट्रोल करें, या फिर वो ग्रोथ का टेक केयर करें, है ना। दो चीजें हैं, प्राइस वर्सेस ग्रोथ। तो जब पेंडेमिक में इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी तो आरबीआई ने कहा कि मेरा फोकस ग्रोथ के ऊपर था, और जब फोकस ग्रोथ के ऊपर होता है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है।
मनी सप्लाई इंक्रीज कैसे होती है? इंटरेस्ट रेट को कम करके। तो जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ती है तो ग्रोथ हो जाती है। लेकिन इस चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो आरबीआई ने कहा कि मेरा पहले जो फोकस था वो ग्रोथ के ऊपर था, अभी धीरे धीरे जैसी ग्रोथ थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो रही है तो अभी मैं फोकस जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर करने वाला हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो हाईएस्ट टारगेट होता है वो होता है 6%। 6% से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो काफी डेंजरस होती है इकोनॉमी के लिए, और आरबीआई को वहां पे जो है इंटरवीन करना पड़ता है। आरबीआई हालांकि इंटरवीन करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पिछले साल भर से तो लगभग आपका जो इन्फ्लेशन है वो 7 के आसपास ही चल रहा है, 7.1 7.5 इस तरह से चल रहा है। तो ये बेसिकली आरबीआई ने बेसिकली यहाँ पे ये कहा है कि आने वाले समय में डेफिनेटली चीजें बेटर हो रही हैं। जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी स्टेबल हो गया है, जो बैलेंस शीट है बैंकों की वो भी ठीक ठाक नजर आ रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी की बैलेंस शीट भी अच्छी खासी है, एमएसएमई सेक्टर भी जो है वो ठीक ठाक सा काम कर रहा है। तो जब सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं तो आने वाले समय में आरबीआई ने कहा है कि हम लोग इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये छोटा सा एक आर्टिकल था, इन्फ्लेशन अपने आप में वैसे बहुत बड़ा टॉपिक होता है आपकी इकोनॉमी वाले सेक्शन से, बट एनीवेज जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया है आप इतना इसको देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा पर टॉपिक आता है वो आता है मस्टर्ड के बारे में। तो आपको दिखा देता हूं मैं, मस्टर्ड वाला आर्टिकल हम लोग यहां से कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा क्लैरिटी आपको ज्यादा रहेगी। देखिए, जब हम लोग जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि जो क्रॉप्स की जो ट्रेडिशनल वैरायटी होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल जीन्स को ऐड कर देते हैं। एक्सटर्नल जीन्स को ऐड करते हैं। जीन्स आपको पता ही है कहाँ पे रहते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं वहां पे होते हैं आपके जीन्स, और वो जीन्स आपकी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, हर क्रॉप की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, राइट। तो एक्सटर्नल जो बेटर जीन्स होते हैं उनको आपकी ट्रेडिशनल क्रॉप्स के जीन्स के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जिससे एक नई वैरायटी पैदा होती है, और उस नई वैरायटी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी, जो कि उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कई बार वो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होते हैं, आपकी जो क्रॉप की वैरायटी है वो इंक्रीज बढ़िया हो जाती है, प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, वो सारी सारी चीजें वहां पे होती हैं। अभी तक इंडिया में जो है फूड क्रॉप्स में किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अलाउ नहीं किया गया है। इस समय इंडिया में सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप चलती है, वो है जीएम, वो है आपका बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, इससे पहले भी बीटी ब्रिंजल का प्रपोजल आया था, बीटी ब्रिंजल का प्रपोजल आया था, लेकिन उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती, 2007-8 की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया गया था। लेकिन फिर प्रपोजल आया ये मस्टर्ड वाला, क्योंकि आपको पता है कि मस्टर्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यू नो वेरी वेल कि भाई हमारा जो 40 से 50% जो मस्टर्ड है इंडिया, बेसिकली वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो भी, तो 55 to 60% लिखा हुआ है इसने कि हम लोग सिर्फ डोमेस्टिकली पैदा करते हैं, बाकी हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। इंडिया में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में यहाँ पे ज्यादातर मस्टर्ड जो है वो लगाया जाता है। बाकी हम लोग मस्टर्ड को जो है वो अलग अलग कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हम लोग कनाडा से इंपोर्ट करते हैं और कई यूरोपियन कंट्री वगैरह से इंपोर्ट करते हैं, जिससे बहुत महंगा हो जाता है। और यू नो वेरी वेल के पेंडेमिक की वजह से जो इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है वो तो था ही। तो सरकार चाहती है कि हम लोग इंडिया में ही मस्टर्ड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, लेकिन हमारे पास जो ट्रेडिशनल वैरायटी है भैया उसका प्रोडक्शन काफी कम होता है कंपैरेटिवली, तो उससे तो हम लोग नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटर प्रोडक्ट आपको लेके आना पड़ेगा। तो उसी बेटर प्रोडक्ट के चक्कर में सरकार ने अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ये जो मस्टर्ड है इसको बेसिकली यू नो अलाउ कर दिया है। तो हमारे पास जो जीईसी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, इसने कर दिया है अलाउ। जिस मस्टर्ड को अलाउ किया गया है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 2, DM11 भी इसे कहते हैं। ये 2 नहीं है, 11 है। धरा मस्टर्ड हाइब्रिड, वैसे तो ये 2 है क्योंकि इससे पहले इसकी वैरायटी 1 आई थी, बट वैसे यहाँ पे इन्होंने 11 लिखा हुआ है, ये वैसे तो 2 ही है। और ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा उनका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला जो डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है इसको डेवलप किया है। इससे पहले 2005 और 2006 में DMH1 आया था, बट उसके अंदर काफी कमियां थी तो उसको अप्रूवल नहीं मिला था। अभी हम लोग जो है GM यहाँ पे 2 लेके आए हैं। दिक्कत क्या है, इंडिया का जो ट्रेडिशनल वैरायटी है, इंडिया के अंदर कई सारी मस्टर्ड की ट्रेडिशनल वैरायटी है, उनमें दिक्कत ये है कि वो सेल्फ पोलिनेटिंग होते हैं। सेल्फ पोलिनेटिंग समझ रहे हो ना? सेल्फ पोलिनेटिंग का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, और जिसकी वजह से उनको पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो अच्छे सीड्स वगैरह डेवलप नहीं कर पाते हैं, राइट। और वो बेटर वैरायटी हम लोग नहीं निकाल पाते हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से हम लोग इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं।
आपने कई बार देखा होगा ना, मैंगो या कोई कुछ ऐसे जामुन, ये जो पेड़ होते हैं, हम लोग एक की टहनी काट के दूसरे में लगा देते हैं तो वो इंटरब्रीडिंग करवा देते हैं, एक नई वैरायटी पैदा हो जाती है बेटर वाली। अब ये हम लोग मस्टर्ड के अंदर नहीं कर पाते थे, क्योंकि मस्टर्ड जो इंडिया में अभी है वो सेल्फ पोलिनेटिंग है, मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ताकि नए बेटर सीड्स पैदा हो सकें, तो हम लोगों ने जुगाड़ लगाया। तो इंडिया में जो अभी वैरायटी है हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी, ठीक है, जिसका नाम है वरुण, ठीक है, देखो DMH2 इज अ रिजल्ट ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू वैरायटीज। तो वरुण जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी है और अर्ली हीरा, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या कराया, इंटर ब्रीडिंग करवाया है। लेकिन वो इंटर ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों सेल्फ पोलिनेटिंग होते हैं, मेल और फीमेल एक में ही होता है। अभी इंटर ब्रीडिंग के लिए तो मेल अलग होना चाहिए, फीमेल अलग होना चाहिए। उसके लिए फिर हम लोगों ने लगाया जुगाड़। हम लोगों ने एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बार्नेज और एक का नाम है बारस्तार, इन दो बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया। बार्नेज ने क्या किया, वो जो सेल्फ पोलिनेटिंग जो सीड था उसको स्टीराइल कर दिया, उसको बेसिकली उसकी फर्टिलिटी को खत्म कर दिया। लेकिन जो दूसरी वैरायटी थी हीरा 2, उसकी फर्टिलिटी को उसने कंटिन्यू रखा। तो एक में उसने क्या किया, मेल को डेड कर दिया, दूसरे में फीमेल को डेड कर दिया, ठीक है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेटिंग ना था तो मेल फीमेल अलग हो गए। उसके बाद हम लोगों ने इनको जो है आपस में ब्रीडिंग करवाया और एक नई वैरायटी जो है हम लोगों ने पैदा किया, जिसका नाम है DMH2। मैं इसे 2 बोलूंगा, वैसे 11 लिखा हुआ है इन्होंने, पहली कैटेगरी के बाद तो दूसरी वैरायटी ही आती है। तो ये है सारी की सारी चीजें। तो क्या ये हाइब्रिड मस्टर्ड वैरायटी हमारे लिए बेटर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 साल से जो है इसकी टेस्टिंग चल रही थी ICAR के द्वारा, और इन्होंने ये पाया कि यस, इसकी जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी के कंपैरिजन में, जो कि जिसका नाम है वरुणा से 28% ज्यादा है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे देखा है। तो कई सारी लोकेशन, बट ऐसा नहीं कि इसके अंदर दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इसके अंदर। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ये जो है एक हर्बीसाइड्स के लिए काफी फैमिलियर है, मतलब इनके अंदर जो है वीड्स वगैरह काफी ज्यादा पैदा होते हैं अनफॉर्चुनेटली। और जो हम लोग यूजली हर्बिसाइड का यूज करते हैं जिसका नाम है ग्लूफोसिनेट अमोनियम, ये इसके अगेंस्ट में काम नहीं करता है। मतलब अगर आप स्प्रे करते हो, छिड़काव करते हो हर्बिसाइड का, तो इसके जो हर्ब्स हैं या जो वीड्स हैं वो मरते नहीं हैं। ये यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है, जो इसीलिए इसका अपोज भी किया जा रहा है, इसीलिए काफी कंट्रोवर्शियल भी है। एक कंट्रोवर्शियल ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि हमारे जो बीज की वैरायटी हैं, लोकल जो बीज हैं, जो मधुमक्खियां वगैरह होती हैं, वो इनके फूलों पे नहीं बैठेंगी, राइट, क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटिंग नहीं है। पिछली वाली वैरायटी तो सेल्फ पोलिनेटिंग थी तो उनको बेनिफिट होता था, तो वो लोकल जब बीज मर जाएंगी, अब वो बीज ना दूसरी चीजों को भी पोलिनेट करती हैं, तो जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का भी मानना है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। बाकी सरकार ने मंजूरी दे दी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे रखी हैं। जो रिजल्ट सामने आएंगे वो बाद में देखना रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट सरकार ने कहा है कि चलो थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, ताकि मस्टर्ड के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम रहे, इंपोर्ट के ऊपर, है ना, थोड़ा पैसा वैसा बचेगा हमारा, तो उस पैसे को हम लोग फर्दर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह में दे सकते हैं, या इरिगेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो है कुछ कुछ चीजें। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैन कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द असेंबली। कन्विक्टेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिनको कोर्ट के द्वारा एक्चुअली में सजा सुनाई जा चुकी है। अब वो सजा दो तरह से हो सकती है, या तो आपके ऊपर फाइन लगाया गया हो, है ना, या तो आपके ऊपर फाइन लगाया गया हो, या फिर आपको जेल में डाल दिया गया हो। दोनों ही केस में कन्विक्शन होता है। तो क्या एक कन्विक्टेड MLA को या कन्विक्टेड MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है असेंबली से? ये है सवाल। ये सवाल इसीलिए आया है क्योंकि यूपी के अंदर अभी कुछ डेवलपमेंट हुई है। तो आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्योंकि 2019 के कुछ इलेक्शंस वगैरह में उन्होंने कुछ इन्फ्लेमेटरी स्पीच दिया था, हेट स्पीच भी आप उसको बोल सकते हो, जिसके लिए जो है सुनवाई चल रही थी और तुमको 3 साल की सजा यहाँ पे दे दी गई है। उसी समय एक और MLA थे जिनका नाम है विक्रम सिंह सैनी, ठीक है, खतौनी से बिलोंग करते हैं। 2013 के अंदर जो मुजफ्फरनगर में राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, उनको भी सजा मिली है, लेकिन फिलहाल इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। आजम खान को तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के साथ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है।
तो आर्टिकल ये कहता है कि भैया किस किस केस में आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है आरपीए 1951, इसके अंदर जो सेक्शन 8 है वो ऐसे प्रोविजंस की बात करता है जिसका यूज करके जो है आप पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज कर सकते हो, यानी कि आप लेजिस्लेचर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। ये डिस्क्वालीफाई देखिए क्या लिखा हुआ है इसने, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल केसेस दैट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन कन्विक्शन। दो कैटेगरी होती हैं जिसके बेसिस पे आप किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द फर्स्ट कैटेगरी आर द ऑफेंसेस, वो ऑफेंस आते हैं दैट इंटेल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 years अपॉन द कन्विक्शन। जैसे ही आपको सजा मिलती है, कोर्ट सजा सुनाता है, तो 6 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, जैसे लालू प्रसाद यादव वाले केस में हुआ था। अब यहां पे आती है ये वाली चीज, फाइन और जेल। अगर आपके ऊपर फाइन लगाया गया है तो कन्विक्शन तो वो भी हुआ ना, तो जिस दिन से फाइन लगाया जाता है उस दिन से 6 सालों तक का आपके ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। समझ रहे हो, 6 सालों के लिए। जेल का क्या है, मान लो किसी को 2 साल की सजा हुई या 3 साल की सजा हुई, पहले आपको वो सजा काटनी पड़ेगी, उस सजा काटने के बाद आपके 6 साल शुरू होते हैं। तो दोनों में ये फर्क है, फाइन वाले में उस दिन से होती है जिस दिन सजा सुनाई जाती है, और जेल वाली टर्म में पहले आपकी जेल टर्म कंप्लीट होती है, उसके बाद 6 साल का बैन लगाया जाता है। तो लालू यादव प्रसाद के केस में इसको लगाया गया था। तो ये होता है इसमें थोड़ा सा फर्क। तो कौन कौन से ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनका यूज किया जा सकता है एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के लिए? हमारे पास सेक्शन 153 होता है जो कि हेट स्पीच के बारे में बात करता है, राइट। हमारे पास सेक्शन 505 होता है जो ब्राइबरी वगैरह की बात करता है, इलेक्शन ऑफेंस वगैरह की बात करता है, रेप, क्रुएलिटी टू वुमन, राइट। उसके अलावा यूएपीए होता है, अगर आपके ऊपर ये लगाया जाए, सती, करप्शन, टेररिज्म, नेशनल फ्लैग का अगर आप अपमान करते हो, नेशनल एंथम का अगर आप इंसल्ट करते हो, इन सारे केसेस वगैरह में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर अगर आपको किसी केस में 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है, वो कोई भी केस हो सकता है, किसी को धमकी दे दिया, मार दिया, पीट दिया, उस केस में भी आपको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये है दोस्तों पूरे का पूरा मामला। क्या इसके लिए लीगल प्रोटेक्शन है? ऑफ कोर्स इसके लीगल प्रोटेक्शन है। पहले क्या होता था, 2013 से पहले अगर आपको मान लो कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दिया तो आप 6 साल के लिए तो वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आपकी लाइफ के तो 9 साल चले गए। उस केस में अगर आप अपील करते हो हायर कोर्ट में, तुरंत आपको जो है यहाँ पे आराम मिल जाता था, तुरंत जो है आपको यहाँ पे इसके ऊपर स्टे लगा दिया जाता था। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सजा मिली है, अपील करने के बावजूद भी आपकी वो सजा कायम रहती है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन लागू रहती है। तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको 3 साल की सजा सुनाई तो आप तो डिस्क्वालीफाई हो गए, अब चले गए आप सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाते ही क्या आपकी डिस्क्वालिफिकेशन रद्द हो जाएगी? नो। 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कन्विक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहेगी, ऐसा जो है उन्होंने कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट किसी खास केस में जो है वो स्टे दे सकता है, बट कानून फिलहाल ऐसा नहीं कहता है। तो ये है हमारा पूरा आर्टिकल। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और अच्छे से आपको आना भी चाहिए वो टॉपिक, ठीक है। चलो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारा जो लास्ट आज का एडिटोरियल है, बार बार बोल रहा हूं एडिटोरियल, तो एक दो बच्चों के कमेंट आए थे सर हम लोग एडिटोरियल क्यों नहीं करते हैं। हम लोग एडिटोरियल रोज करते हैं, सबसे एंड में करते हैं। तो आज का एडिटोरियल है वो है एनवायरमेंट इकोलॉजी को लेके, तो जीएस पेपर 3 से बिलोंग करता है। अच्छा आर्टिकल है क्योंकि पहली बार आज इंटरनेशनल डे फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व मनाया जा रहा है। इससे पहले इसको नहीं मनाया गया था, पहली बार मनाया जा रहा है। कौन मना रहा है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 1971 के अंदर फॉर्म किया गया था। इसका काम होता है कि बायोडायवर्सिटी कंजर्व करना, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना, और इतना ही नहीं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, राइट, उनको नेचर के साथ हार्मनी में कैसे जिया जाए, इन सारी बातों का काम करता है कौन? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए मतलब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता चल दो। जैसे टाइगर रिजर्व है, सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाया,
तो टाइगर रिजर्व का मेन मकसद होता है टाइगर को कंजर्व करना, टाइगर को प्रोटेक्ट करना। वहां के जो आम लोग होते हैं वो प्रायोरिटी में नहीं आते हैं, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं यहां पे नेचर और ह्यूमन दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है और ये कोशिश की जाती है कि नेचर और ह्यूमन के बीच में बैलेंस बना रहे। तो इनकी अप्रोच में फर्क है। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, एलिफेंट रिजर्व होते हैं, इनकी सोच में फर्क है। ह्यूमन और नेचर दोनों के बीच में हार्मनी बनाना है। देखिए, आप नेचर को यूज तो करोगे ही, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है, आप नेचर को मना तो नहीं कर सकते यूज करने से, लेकिन यूज इस तरह से करो, सस्टेनेबल तरीके से यूज करो, ताकि आने वाली जनरेशन भी जो है उसका यूज कर सकें। इनका कहना है कि इस समय दुनिया में जो है 738 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं 134 कंट्रीज के अंदर जिनको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर सिर्फ 12 ही हैं। इंडिया में टोटल 18 हैं, लेकिन नेटवर्क के अंदर सिर्फ 12 ही हैं। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के अंदर अभी तक कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। हालांकि वहां पे खूब सारे टाइगर रिजर्व वगैरह हैं, बट बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो बायोस्फीयर, ये जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत ही जबरदस्त एक नेटवर्क है और यूनेस्को के तहत बेसिकली यूनेस्को के साथ मिलकर ये काम करता है और यूनेस्को ही जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर करते हैं। हालांकि बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर यूनेस्को नहीं करता है, वो तो करती स्टेट गवर्नमेंट, वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही करती है, बट उसको जो रिकॉग्निशन है वो यूनेस्को देता है। और इस समय जो है इंडिया में जो यूनेस्को का बेसिकली प्रोग्राम है जिसे मैप कहा जाता है, मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, उसके तहत इंडिया में 12 बायोस्फीयर रिजर्व को इस तरह की रिकॉग्निशन मिली हुई है यूनेस्को के द्वारा। राइट, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। जब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिस्टर्ब एरिया होते हैं, तो बेसिकली 3 एरिया होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। एक हमारा कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है, ट्रांजिशन एरिया होता है। कोर बफर तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, यहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह किसी तरह की कोई भी अलाउड नहीं होती है। बहुत खास केस में हो सकता है कुछ रिसर्च पर्पज के लिए आपको अलाउ किया जाए, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाता है। जो बफर जोन होता है, बफर जोन में भी जो है अच्छी खासी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई होती हैं, मूवमेंट को रेगुलेट किया जाता है। लेकिन जो ट्रांजिशन जोन होता है, यहाँ पे आपकी एज सच कोई मूवमेंट के ऊपर आप यहाँ पे होटल भी देखने को मिलेंगे, खूब सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि कोशिश की जाती है कि ट्रांजिशन एरिया होता है, यहाँ पे कोई हार्मफुल केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह और थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह यहाँ पे नहीं होने चाहिए, पोल्यूटेड इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। राइट, तो ये होता है पूरा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 कैटेगरी होते हैं। यूजली जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है वो टाइगर रिजर्व होता है, क्योंकि हाईली प्रोटेक्टेड होता है, तो टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाकी जो मैप प्रोग्राम है वो 71 के अंदर चलाया गया था यूनेस्को के द्वारा, और इंडिया में इस समय जो 12 हैं, हालांकि इंडिया में टोटल 18 हैं, 12 की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, आप इसको थोड़ा देख सकते हो। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया में सबसे पहली बार डिक्लेयर किया गया था 2000 के अंदर, उसके बाद जो है बहुत सारे को हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर ये तो काफी लेटेस्ट है। बाकी आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हो, कच्छ है, पंचमढ़ी है, कंचनजुंगा है, मानस है, दिब्रू सिकोहा, नोकरेक, दिहांग, कोल डेजर्ट, नंदा देवी, शेषाचलम, नीलगिरी, ये तो फर्स्ट वाला है, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्य मलाई, ग्रेट निकोबार, these Similipal, Sundarban, these are 18 biospheres which are reserved, declared by the central government, but out of these 18, 12 are declared under MAB program, which is an initiative of UNESCO, which started in 1971। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भाई जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में भी बहुत पोटेंशियल है और ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड करने का, क्योंकि आज के समय में बायोस्फीयर रिजर्व एक बेस्ट तरीका है नेचर को प्रोटेक्ट करने का और ह्यूमंस के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 18 हैं, जबकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। कंपैरेटिवली स्पेन इंडिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन स्पेन के अंदर 53 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो इसकी मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर अभी बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो इनके साथ भी बातचीत चल रही है, वो लोग भी काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। लेट्स सी कि बहुत जल्दी यूनेस्को जो है वहां पे भी पहुंचे और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह को वहां पे डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में यही बताने की कोशिश की गई है कि वी नीड मोर बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, उसकी जरूरत है, खासकर साउथ एशिया के अंदर। इंडिया में भी चाहिए हमें और हमारे आस पड़ोस में भी चाहिए। इंडिया क्योंकि एक्सपर्ट है इस पूरे मामले में, तो इंडिया अपने पड़ोसियों की हेल्प भी कर सकता है और हम लोग यूनेस्को की भी हेल्प ले सकते हैं। ये था पूरा मामला, इसमें और कुछ खास है नहीं। बाकी अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखना है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
अंडरस्टैंड बाय मैब प्रोग्राम अंडर यूनेस्को, ठीक है, अंडर यूनेस्को, डिस्कस द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी with respect to biosphere reserves and suggest some solutions, ठीक है, suggest some solutions। तो 150 वर्ड्स में जो है आप इसको आराम से लिख सकते हो। अगर आपको 250 वर्ड में भी आप लिख सकते हो, अगर आपका मन करे, अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। एक मैप जरूर बनाएं, मैप में जो है इसको दिखा सकते हो, वो बहुत बढ़िया चीज रहती है। अगर बाई चांस ये मैप भी आप नहीं बना पाते हो तो कम से कम ये मैप तो आपको बनाना ही चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा मैप होता है, ये थोड़ा बहुत आप इधर इसको यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हो, अलग अलग सिंबल बना के, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज के इस पूरे एनालिसिस के अंदर, और यहाँ पे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा भी आपका मन करे, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपका आंसर जरूर चाहिए। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही था। देखिए समय लगता है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बड़ी चीजें होने में समय लगता है, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको कभी समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीजें धीरे धीरे वही समझ में आने लगती हैं। साइकिल आपने 1 घंटे में तो नहीं सीखा था, साइकिल सीखने में टाइम लगा था, आज साइकिल आपको बहुत ईजी लगता है। ऐसा ही है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जरूर होते हैं, बट धीरे 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 समझ में आ जाते हैं, क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। चलिए, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं, अगर समय हो तो पढ़ लेना, नहीं समय हो तो मत पढ़ना, बहुत खास इंपोर्टेंट लगे नहीं। बाकी आने वाले टाइम में हम लोग और अच्छे आर्टिकल्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।